दोस्तों नमस्कार, बेसिक नॉलेज सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, विकारी शब्दों की श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है क्रिया। दोस्तों, आप और अब सब जानते हैं कि विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की चर्चा हम पिछले 3 वीडियो में डिटेल से कर चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रिया पर डिटेल से वार्ता करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई। दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से हुई है, तो जाहिर सी बात है कि क्रिया की उत्पत्ति भी संस्कृत से ही हुई है। वैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति प्रत्यक्ष रूप से शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हुई है। दोस्तों, संस्कृत को हम मूल भाषा कहते हैं, यानी जहाँ भी मूल भाषा का जिक्र आए वहाँ हमें संस्कृत समझना है। अब बात करते हैं क्रिया की। क्रिया के अंतर्गत हम जिन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, यानी जिन बिंदुओं पर हम वार्ता करने वाले हैं, वे हैं क्रिया की उत्पत्ति या संरचना, क्रिया का शाब्दिक अर्थ, क्रिया की परिभाषा और क्रिया के विभिन्न प्रकार। तो आइए हम विस्तृत रूप से में चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। संस्कृत में जो धातु होती है उसको हिंदी में क्रिया बनाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी संस्कृत की धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। तो आइए देखते हैं क्रिया की उत्पत्ति या संरचना। यानी मूल भाषा संस्कृत की धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर जो नया शब्द बनता है वह क्रिया है। यानी अपने फार्मूला का धातु प्लस ना हो जाएगा धातु ना। यानी चल धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो चलना हो जाएगा। पढ़ धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़, उसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ना हो जाएगा। इस काल से ये अपनी धातुओं से क्रियाएं बनती हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होगा कार्य, यानी कि जिससे कार्य का होना पाया जाता है या जिससे कार्य का करना पाया जाता है उस वह क्रिया होती है। यानी कि परिभाषा क्रिया की ये हो जाएगी, क्योंकि क्रिया भी विकारी शब्द है, अतः वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। यानी वे विकारी शब्द जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं। निखिल पुस्तक पढ़ता है, यानी निखिल या पढ़ना क्रिया है। यहाँ पर क्रिया पढ़ना है और निखिल वो पुस्तक पढ़ रहा है, यानी यहाँ पर कार्य हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। निखिल कमरे में है, यानी है ये को होना, यहाँ बताया है कार्य का होना, तो यहाँ कमरे में है तो वो भी क्रिया है। अब हम क्रिया के भेद पर चर्चा करते हैं। क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ये प्रश्न यहाँ से हर कंपटीशन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। इनके दोनों को मिलाकर के प्रयोग एवं संरचना के आधार पर अगर पूछे तो आप जब बताएंगे 5 और 3 8 भेद हो जाएंगे। काल के आधार पर 3 भेद होंगे। तो प्रत्येक भेद का बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। आइए, क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आप ये दोनों वाक्यों को देखिए, सकर्मक क्रिया और ये अकर्मक, यानी इन दोनों में जो उपसर्ग लग रहा है ना, स और अ, इसका अर्थ समझते हैं। स का अर्थ होता है सहित या साथ, अ का अर्थ होता नहीं। स का अर्थ होगा सहित या साथ, यानी सकर्मक यानी कर्म सहित, कर्म के साथ जो क्रिया होती है। इधर अकर्मक यानी कर्म के बिना, कर्म नहीं है यहाँ पर, तो अकर्मक क्रिया में तो कर्म नहीं होगा और सकर्मक क्रिया में कर्म होगा। आप यहाँ पर ये देखिए, वाक्य में ये वाक्य है, इसमें होता कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया मिलकर के वाक्य बनता है। तो ये क्रिया जो है ना अपना प्रभाव डालेगी, ये क्रिया अपने प्रभाव डालेगी तो सबसे पहले कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्रभाव क्षेत्र ये बढ़ाएगी, अपना कर्म पर पड़ेगा। और कर्म नहीं होगा तो फिर कर्ता पर पड़ेगा। या आप ये कह सकते हो कि अपना कोई दोस्त है, झगड़ालू दोस्त है ये मान लो, और वो जो अब आसपास के जो अपने जो एरिया के दोस्त हैं सभी से झगड़ा करेगा। मान लो आप यहाँ पर आप हो, यहाँ पर हट जाएंगे ऐसे, तो फिर बाद में वो उसका झगड़ा कर्ता से हो जाएगा।
यानी अपना प्रभाव कर्ता के ऊपर डालेगा। तो पहले कर्म होगा तो कर्म पर डालेगा, कर्म नहीं होगा तो कर्ता पर प्रभाव डालेगा। तो इसे ये कह सकते हैं कि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी ये कर्म नहीं है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं होगा तो प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, और कर्ता पर पड़ेगा तो वो उस वाक्य में कर्म नहीं होगा तो वह अकर्मक क्रिया होगी, यानी कर्ता कर्म से रहित क्रिया होगी तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और सकर्मक हो, अगर ये मान लो कर्म है तो इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, नया कर्म पर पड़ेगा, तो कर्म पर पड़ेगा तो वाक्य में उसी परिभाषा हो जाएगी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, अर्थात वाक्य में कर्म हो तो वहाँ पर जो सकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण देखते हैं, चलना है, सोना है, उठना, बैठना, रोना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया होती हैं। और बाकी सही बात यह है कि वाक्य के आधार के ऊपर इन क्रियाओं का हम पहचान सकते हैं, क्योंकि कभी अकर्मक क्रिया है वो सकर्मक क्रिया का कार्य करना चाहती है, और सकर्मक क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया का कार्य करती है। चलिए वाक्य देखते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, यहाँ वह धीरे धीरे चलता है, चलना है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, क्यों, यहाँ कर्म नहीं है। दूसरा, विश्वनाथ आनंद शतरंज की अच्छी चाल चलता है, तो यहाँ चाल जो है ना, शतरंज की अच्छी चाल, ये चाल ये कर्म हो गया, तो यहाँ पर चलना है वो सकर्मक क्रिया होगी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये सारे जो है अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इनकी जो विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। अब अपना एक बिंदु आता है कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है। इसमें अपने पास जो है 3 तरीके हैं, ये कह सकते हैं कि अब पहला है, वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगा करके प्रश्न बना लेते हैं, और अगर उत्तर मिल जाए, उसमें उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगी, और उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। दूसरा अपना है पद परिचय, यानी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, इसके आधार पर हम देखते हैं कि उक्त जो क्रिया है सकर्मक है या अकर्मक है। तीसरा अपना तरीका है, वाक्य का काल परिवर्तन करते हैं, यानी वाक्य को भूतकाल में बना लेंगे, और भूतकाल में बनाने के बाद यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो कर्ता के बाद ने कार के चिन्ह का प्रयोग होगा। अगर वाक्य में ने कार के चिन्ह नहीं लगता तो वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद से प्रत्येक से बारी बारी से जांच करते हैं। अपना पहला तरीका था कि वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगाते हैं, उत्तर में उसका उत्तर मिल जाए क्या का तो अकर्मक सकर्मक क्रिया, नहीं तो अकर्मक क्रिया। तो यहाँ देखते हैं, चलिए, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे क्या चलता है, क्योंकि इसके पहले क्या लगाएंगे, क्या चलता है, उत्तर नहीं मिला तो ये अकर्मक क्रिया हुई। अब देखिए, विश्वनाथन आनंद शतरंज की अच्छी चाल चलता है, विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज की अच्छी चाल चलता है, क्या चलता है, अच्छी चाल चलता है, तो यहाँ उत्तर मिल रहा है, तो ये चलना जो है सकर्मक क्रिया हुई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में क्या उड़ते हैं, तो ये याद देखो, उत्तर तो आ रहा है पक्षी उड़ते हैं, लेकिन इसकी हम जांच करेंगे, क्योंकि कभी कभी जो है ना ये जो क्या है वो उससे उत्तर नहीं मिलता है, स्पष्ट नहीं होता कि ये सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। इस कारण से हमने जो है ये जो पद परिचय और वाक्य को भूतकाल बनाने का तरीका अपनाया है। देखते हैं इन तीनों जो वाक्य है ना, इसकी जो परीक्षा लेते हैं, अपने जांच करते हैं कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। पहला वाक्य है जांच का, तीनों में पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी आकाश में क्या उड़ते हैं, उत्तर आ रहा पक्षी, तो इस हिसाब से ये सकर्मक क्रिया लग रही है, लेकिन जांच करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला है, हम जो कारक होते हैं ना उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कारक के और कारक के चिन्ह जो है, उनकी विभक्तियां जिसको बोलते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इधर कारक का नाम लिखा मैंने, इधर विभक्ति है। कारक की डिटेल में हम अगले वीडियो में विस्तृत से इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर तो बिल्कुल छोटी सी करते हैं, इसकी विभक्ति जो है हम चेक करेंगे। जैसे कर्ता की विभक्ति ने है, कर्म की को है, करण की से या के द्वारा है साधन के रूप में, संप्रदान की है को या के लिए है, अपादान की है से, ये अलग अनोखे भाव में है, संबंध की है का, के, की, ये स्वतंत्र विभक्तियाँ होती हैं उनकी, और रा, रे, री और ना, ने, नी जो है किसके साथ जुड़ करके सर्वनाम के साथ जुड़ करके आती हैं। अधिकरण की है में पर है, संबोधन की है ओ, अरे आदि है। आइए अब पहले वाले बिंदु पर चलते हैं। तो अपना वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, कर्ता पक्षी यानी कार्य को करने वाला होता है कर्ता, तो यहाँ जो पक्षी है ना ये तो कर्ता हो गया। आकाश में यानी अधिकरण है, अधिकरण की पहचान होती है में पर, तो ये अधिकरण हो गया। ये
उड़ना है ये क्रिया है, तो ये कर्ता हो गया, ये अधिकरण कारक हो गया, ये क्रिया हो गई, कर्म है नहीं यहाँ पर। तो इस कारण से ये वाक्य जो क्रिया जो है ये अकर्मक क्रिया हो गई। अगला देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से क्या गिरता है? उत्तर तो मिल रहा है पत्ता गिरता है, लेकिन इसकी जांच करते हैं। यानी पहला कार्य करने वाला कौन होता है? कर्ता। और यह कार्य कर कौन रहा है? पत्ता। तो पत्ता तो हो जाएगा कर्ता। और पेड़ से ये अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपना अपादान कारक हो जाएगा अलग होने के भाव में। और गिरना क्रिया है, तो यहाँ पे देखो ये अपादान हो गया, ये कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, यहाँ भी कर्म नहीं है, तो इस कारण से ये भी जो है अकर्मक क्रिया हो गई। आगे देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से क्या भरता है? उत्तर तो मिल रहा है घड़ा भरता है, लेकिन जांच करते हैं कार्य कौन कर रहा है? भर कौन रहा है? कार्य कौन कर रहा है? घड़ा कर रहा है, तो घड़ा यहाँ तो कर्ता हो गया। बूंद बूंद से ये साधन के रूप में बूंद के द्वारा भर रहा है, तो यह कर्णकारक हो गया। भरना यहाँ पर क्रिया है, तो सीधी सी बात है ये भी अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अब अगला चलते हैं। ये इन उदाहरण जो और हैं उनके होते हैं पद परिचय के हिसाब से जांच करते हैं। यानी वाक्य में 3 चीज़ होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहाँ देखिए इनकी तुलना जो है ना, हम तुलना करेंगे। ये जो कर्ता के नीचे निखिल, ये कर्ता लिख दिया, ये क्रिया लिख दी, यहाँ पर कर्म लिखा नहीं गया, इस कारण से ये अकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा देखिए, यश पुस्तक पढ़ता है, यानी यहाँ पर यश क्या है? कर्ता है, पुस्तक है उसका कर्म है, और पढ़ना क्रिया है, तो यहाँ पर 3 होगी, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। शिला धीरे चलती है, यहाँ पे शिला करता है, ये जो क्रिया है। अब धीरे देखते हैं ये कर्म है कि नहीं है, क्योंकि अपना जो कर्म है ना वो क्या संज्ञा सर्वनाम से बनता है, और संज्ञा सर्वनाम होते हैं विकारी शब्द। तो ये देखते हैं विकारी शब्द नहीं है क्या है, यानी ये बहुवचन में धीरे हो गया, और एक वचन पुल्लिंग में धीरा होना चाहिए, और एक वचन स्त्रीलिंग में धीरी होना चाहिए, तो धीरा धीरे को शब्द नहीं बनते। इस कारण से धीरे जो है ये अविकारी शब्द है, तो यहाँ पर जो ये कर्म नहीं है, अवयव शब्द है ये। तो यहाँ ये क्रिया जो है ना, ये चलना क्रिया जो है हो गई अकर्मक क्रिया। अब तीसरा अपना था कि वाक्य को भूतकाल बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्रिया की जांच नहीं होती, इन दोनों ऊपर वाले दोनों जो है तरीकों से, दोनों वाले जो प्रोसेस है, तो हम उसको जो वाक्य में भूतकाल बना लेंगे। तो ये है निखिल हंसता है, तो इसका हो जाएगा निखिल हंसा, या फिर निखिल हंसता था। तो यहाँ वो इसमें ने नहीं लगा, क्योंकि भूतकाल में अगर कर्ता के बाद में ने विभक्ति आ जाएगी तो वो जो सकर्मक क्रिया होगी, ने नहीं आएगी तो अकर्मक क्रिया होगी। तो सीधी सी बात हुई, यहाँ पर ने लगा ही नहीं, इस कारण से हंसना जो है वो अकर्मक क्रिया है। इधर देखिए, वो अपना वाक्य पहला था कि निखिल यश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर यश ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने आ गया। देखो इस कारण से ये जो है सकर्मक क्रिया है। वैसे यहाँ कर्म भी आ रहा है, कर्म नहीं आए मान लो किन्हीं कारणों से हम नहीं समझ सके, तो अब जो नहीं आ रहा, सीधी बात ये है, इसको छोड़ दो। अब ये रखो, इधर देखो शिला धीरे चलती थी, तो यह नहीं आया, इस कारण से चलना जो है अकर्मक क्रिया होगी। निखिल ने गाड़ी चलाई, तो ने आ गया, तो ये चलाना जो है सकर्मक क्रिया होगी। तो ये तो इनके तरीके थे दोस्तों। ऊपर हमने जो चर्चा की उसमें ये 3 बातें सामने आई निकल करके, यानी कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है, 3 बातें आएंगी इसमें। यहाँ पर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है तो वाक्य भूतकाल का होगा, और क्रिया सकर्मक होगी, और वाक्य कृतनिवाच्य होगा। ये विशेष रूप से आप ध्यान रख लें। ये 3 बातें आई है हमारे सामने कि ने अगर कर्ता के साथ विभक्ति लगी हुई है तो वाक्य भूतकाल का होगा, क्योंकि ने जो विभक्ति है वो भूतकाल में ही लगती है। हम इसकी चर्चा जो है कारक वाले चैप्टर में विस्तृत रूप से करेंगे। और वो क्रिया सकर्मक क्रिया होगी, और वाक्य होगा वो कर्तृवाच्य होगा। सकर्मक क्रिया के भेद 2 भेद सकर्मक क्रिया के, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक या फिर बहुकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया आ जाए, बहुकर्मक क्रिया आ जाए, दोनों को आप एक ही समझना। एक कर्मक क्रिया को क्या होती है, इस क्रिया के वाक्य में एक कर्म होता है, यानी कर्म एक मिलेगा आपको, और एक से ज़्यादा कर्म मिल जाए तो हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया या बहुकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे देखो, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, या छात्रों को एक कर्म है। यश ने पत्र लिखा, पत्र ये भी एक कर्म है, ये इस कारण से ये एक कर्म क्रिया हुई। द्विकर्म क्रिया देखते हैं, द्विकर्म क्रिया या बहुकर्म क्रिया हुई ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक कर्म हो
उन क्रियाओं को द्विकर्म क्रिया बहुकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, अध्यापक ने छात्र को गणित पढ़ाया, तो यहाँ पर छात्र और गणित ये दो कर्म हो गई। अध्यापक ने छात्र को कक्षा में गणित पढ़ाया, या छात्रों और गणित जो है ना ये दो कर्म हो गए। या कक्षा में, देखिए कक्षा में ये कर्म नहीं है, कक्षा में ये अधिकरण है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अधिकरण में कारक चिन्ह लगता है, ठीक है, ये अधिकरण है। और ये छात्र और गणित ये दो कर्म है। द्विकर्म क्रिया एवं बहुकर्म क्रिया दो कर्म होंगे। कौन से? ये तो मुख्य क्रम होगा, ये होगा गौण कर्म। मुख्य क्रम कौन सा होता है? मुख्य क्रम होता है क्रिया के ठीक पहले, और निर्जीव होता है और कोई व्यक्ति रहित होता है। ये आप ध्यान रखना, जो कोई व्यक्ति से रहित होगा वो मुख्य क्रम होगा, क्रिया से ठीक पहले होगा, कोई व्यक्ति से रहित होगा और निर्जीव होगा, वो मुख्य क्रम होगा। गौण कर्म मुख्य क्रम से पहले होगा, सजीव होगा और को विभक्ति सहित होगा। जैसे ये देखिए, इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको कि माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, या बच्चों को और खाना, तो क्रिया से ठीक पहले खाना है, तो ये खाना है ये मुख्य क्रम है, ये कोई व्यक्ति से रहित है और निर्जीव है। इधर देखिए बच्चे, ये मुख्य क्रम है, इससे पहले है, कोई व्यक्ति सहित है और सजीव है, तो यहाँ पर ये गौण क्रम हो गया और ये मुख्य क्रम हो गया। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन सी जो है एक कर्म क्रिया है वाक्य में और कौन कौन सी द्विकर्म क्रिया है। आइए, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, यहाँ बच्चों और माँ खाना दो कर्म है, तो ये द्विकर्म क्रिया हुई। शेठ ने गरीबों को कम्बल दान दी, तो यहाँ पर भी देखो दो दिख रहे हैं, गरीब और ये कम्बल, ठीक है। अगला और देखते हैं कि सेठ ने गरीबों को रुपए उधार दिए, तो यहाँ पर दो दिख रहे हैं, गरीब और रुपए। इनकी थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में। इधर देखिए आप, अध्यापक ने छात्र को डांटा, यहाँ छात्र तो एक कर्म है, डांटना क्रिया है, तो यहाँ एक कर्म क्रिया होगी। निखिल ने यश को पुस्तक दी, तो यश और पुस्तक दो हो गए, ये तो मुख्य क्रम है, ये गौण क्रम है, तो द्विकर्म क्रिया हुई। जज ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया, यहाँ पर अपराधी और मृत्युदंड है, ये दो जो हैं ये दो कर्म है, तो इस कारण से सुनाना जो है ये द्विकर्म क्रिया हो गई। अब इस पर चर्चा करते हैं। ये दो वाक्य है अपने पास, दोनों लगभग सेम जैसे वाक्य लग रहे हैं, लेकिन इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, देना क्रिया की यहाँ पर जो है ये क्रिया मैंने देना लिखा है, यहाँ पर इसकी दो स्थितियाँ होती हैं। एक तो ये आप मान सकते हैं कि सही, और एक मान लो सही नहीं है। सही की भी दो स्थितियां होती हैं कि जो देकर वापस ले लेते हैं, दूसरे जो देकर वापस नहीं ली जाती है, नहीं लेते हैं। इसमें कौन सी है वापस लेने में? उधार की वस्तुएं हैं, जैसे गाड़ी किसी को दी, उन्होंने काम में लेकर वापस दे दी, बाइक किसी को दी, काम में नहीं वापस दे दी, पुस्तक है, फ़ोन है, रुपए है, ये सारे जो है ना देकर वापस ले लेते हैं। दूसरा है देकर वापस नहीं लेते, उसमें है उपहार, किसी को देकर वापस नहीं लेते, इनाम है, किसी को देकर वापस नहीं लेते, दान है, किसी को देकर हम वापस नहीं लेते। ये दोनों स्थितियाँ सही की हैं। अब दूसरी जो सही नहीं उनकी क्या स्थिति है वो देखते हैं। पहले स्थिति है जो देकर वापस ले लेते हैं, जैसे धूम्रपान आदि नशे के जो सामान होते हैं ना वो देकर वापस लेते हैं। जैसे किसी को बीड़ी पीने के लिए दे दी, बंडल दे दिया, उसको वापस ले लिया, कुछ दे दिया, ये धूम्रपान जो सारी वस्तुएं होती है ऐसी होती है, जो सही नहीं है, समाज के हिसाब से सही नहीं है, अपने दृष्टिकोण जो सामाजिक दृष्टिकोण उस हिसाब से ये सही नहीं है। दूसरे देखिए जो देकर वापस नहीं लेते, इसमें भी साफ है, बद्दुआ है, सजा है, ये देकर कभी वापस नहीं ले जाती। तो इसमें देखो देना क्रिया जो हो, क्रिया कौन सी हो? देना हो, और उसके अंदर जो है ये आ जाए, यानी देना क्रिया में उपहार, इनाम और दान आदि की अगर चर्चा हो तो जो अपना जो कर्म है, जो अपना गौण कर्म है वो संप्रदान कारक का काम करता है। गौण कर्म की जगह संप्रदान कारक होता है, क्योंकि जहाँ पर देने के भाव हो, देने के भाव है, और कौन सा भाव? उपहार, इनाम, दान आदि देने के भाव हो,
वहाँ पर जो है ना संप्रदान कारक होता है, न कि कर्म कारक होता है। कर्म का नहीं होगा वहाँ पर, ये तीनों ये भाव होगा, उपहार का, निनाम का, देने का भाव, दान का भाव होगा, तो वहाँ पर जो है वो संप्रदान कारक होगा। इनके अलावा ये तीनों स्थितियों में 1, 2 और 3, ये तीनों स्थितियों में जो है ना वो कर्म कारक की तरह व्यवहार करता है, और यहाँ इस स्थिति में संप्रदान कारक होगा। अब आइए देखते हैं उदाहरण। अब यहाँ देखिए, सेठ ने गरीबों को कम्बल दान दिए, तो देखो दान आ रहा है और ये कम्बल देकर सेठ वापस नहीं लगा, तो ये गरीबों को है ना ये संप्रदान कारक होगा, ये कम्बल है ये कर्म कारक होगा। तो यहाँ पर एक कर्म है, इसका अर्थ ये क्रिया एक कर्म क्रिया होगी, न कि दुर्कर्म क्रिया। दूसरा, सेठ ने गरीबों को रुपए उधार दिए, तो उधार देने के बाद वो लेगा, वापस तो लेगा, तो यह दान का भाव नहीं आ रहा है, क्यों? तो ये तो इसका व्यापार का भाव हो गया, ब्याज में रुपए देता है, कैसे लेता है वो, वापस लेगा। इस कारण से ये गरीब और कर्म, ये रुपए जो है ये दो कर्म होंगे, ये दुर्कर्म क्रिया है। तो दोस्तों ये ध्यान रख लेना कि यदि देना क्रिया में दान, उपहार, इनाम आदि की स्थिति है, तो वाक्य में जो गौण कर्म दिखाई देता है वह गौण कर्म न होकर के संप्रदान कारक होता है। अब चलते हैं अपने अगला क्रिया का प्रकार है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार की क्रिया होती हैं। कौन कौन सी? सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। संरचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रिया होंगी: संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। तो हम सबसे पहले प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है उनकी हम चर्चा करेंगे। सामान्य क्रिया यानी एक सामान्य कार्य को व्यक्त करने के लिए एक क्रियापद प्रयुक्त होता है, एक क्रियापद प्रयुक्त किया जाता है, एक क्रिया काम में लेते हैं, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे यश पुस्तक पढ़ता है, तो यह पढ़ना जो है एक सामान्य क्रिया है। अपनी अगली क्रिया है सहायक क्रिया। अंग्रेजी में जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यह प्रयोग के आधार पर एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। यह मुख्य क्रिया की जो है सहायता करती है, यानी ये वाक्य के काल का पता लगाती है। यहाँ खाना मुख्य क्रिया है और रहे हैं ये सहायक क्रिया है। यदि रहा था, रही थी, आता, तो हम समझते कि वो काल है वो भूतकाल है, लेकिन यहाँ पर जो है ये काल वर्तमान काल है, यानी यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है। सहायक क्रिया है वो काल की परिचायक होती है। दोस्तों जब हम काल पढ़ेंगे तब इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अपनी अगली क्रिया है सजातीय क्रिया, यानी नाम से देखो पता चल रहा है कि समान जाति की क्रिया। दोस्तों वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया ये 3 चीज़ें होती हैं। कर्ता और कर्म अमूमन जो है लगभग संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, और क्रिया जो है वो धातु होती है। यानी कर्ता और कर्म जो है संज्ञा सर्वनाम से बने होते हैं, क्रिया जो है वो धातु से बनती है। लेकिन इस जो है क्रिया में जो है ये जो कर्म है वो संज्ञा या सर्वनाम नहीं होते हैं, वो क्रिया की ही धातु से बनता है। हाँ दोस्तों, ये कर्म है वो क्रिया की ही धातु से बनता है। आता है इसकी ये परिभाषा है कि जिस वाक्य में कर्म और क्रिया समान धातु से बनते हैं वह सजातीय क्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें कर्ता और कर्म जो है संज्ञा और सर्वनाम नहीं होकर के कर्म जो है वो क्रिया की धातु समान धातु से बनता है। यानी कर्म और क्रिया जो है एक समान धातु से बनते हैं। उदाहरण देखिए, आनंद ने शतरंज की चाल चली। यहाँ पर जो चाल कर्म है और यह चली ये क्रिया है, तो चाल और चली दोनों चल धातु से बने हैं, इस कारण ये सजातीय क्रिया है। अगला देखिए, निखिल ने पढ़ाई पढ़ी, या पढ़ाई कर्म है और पढ़ना जो है वो क्रिया है, तो ये दोनों जो है एक समान धातु से पट से बने हैं। इसे अगला उदाहरण लेते हैं कि यश ने चढ़ाई चढ़ी। यहाँ पर जो है ये चढ़ना जो है क्रिया है और चढ़ाई ये भी जो है कर्म है, ये कर्म है। यहाँ ये दोनों चढ़ धातु से बने हैं। अगली है संरचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रिया होती हैं। कौन कौन सी हैं? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। चलिए करते हैं बारी बारी से इन पर चर्चा। पहला है संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य में 2 क्रियाएं मिलकर के एक कार्य पूर्ण करते हैं, यानी कार्य एक है क्रिया 2 है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया, वह रोने लगा, निखिल जयपुर से लौट आया। तो यहाँ पहुंचना, पहुंच और गया ये 2 क्रिया हैं, ये संयुक्त क्रिया है। ये एक काम पहुंचने का काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के। रोने और लगा ये 2 क्रिया हैं। लौट आया ये 2 क्रिया हैं। लौट आया ये 2 क्रिया हैं।
तो ये जो है ना, इसे हम जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में कार्य एक हुआ, क्रिया दो हुई। कार्य एक है पहुंचना, क्रिया दो हो गई। और पूर्वकालिक क्रिया में देखिए, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो पहले क्रिया हुई है, जो पहले क्रिया समाप्त हो गई है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। यानी जो करता है वो पहले एक कार्य करता है, उसके बाद दूसरा कार्य करता है। जो पहले जो क्रिया हो गई उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पिंकी पढ़कर सो गई, यानी पढ़ना पहले हुआ है, ये पढ़ गई, उसके बाद में सोई है। यहाँ सो गई ये भी अलग, ये जो है संयुक्त क्रिया है, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे। ये पढ़ कर है ना, ये पूर्वकालिक क्रिया है, यानी ये क्रिया पहले हुई है। दो क्रिया है, ये क्रिया पहले हुई है, ये बाद में हुई है। तो पहले जो क्रिया हुई ना, वो पूर्वकालिक क्रिया हुई, पूर्वकालिक जो पहले के काल की हुई, जो पहले के काल में संपूर्ण हो चुकी है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यश बोलकर पढ़ता है, पहले बोलता है उसके बाद में पढ़ता है, तो बोलकर पढ़ता है, बोलकर है ना, ये पूर्वकालिक क्रिया है। लगभग इसमें जो है कर प्रत्यय लगता है, पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय, लेकिन सभी में नहीं लगता है, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि जैसे आता है कि मैं जयपुर के बाद जोधपुर गया, मैं दिल्ली के बाद नारनौल आया, तो यहाँ पर कर नहीं लगा ना इसमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थ क्रिया, यानी जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे हम प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें कर्ता दो होंगे, इसमें कर्ता दो होंगे और एक काम करेगा, दूसरा काम करवाएगा, तो वहाँ पर जो क्रिया होती है ना, वो जो है प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। निखिल माँ से बाल बनवाता है, देखिए यहाँ पर कर्ता दो है, निखिल और माँ है, लेकिन ये जो है ना, निखिल काम नहीं करता है, ये इसको माँ को प्रेरित कर रहा है और माँ से बाल बनवाता है, तो ये बनवाता है, ये जो है प्रेरणार्थ क्रिया होगी। दादाजी पोते से पत्र लिखवाते हैं, तो लिखवाते ये प्रेरणार्थ क्रिया है। लगभग इसमें वाह या आ लगता है इसमें। माँ बच्चे को नौकरानी से जगाती है, किसान बेटे से बैलों को दौड़ाता है, तो यहाँ पर ये सारी जो है प्रेरणार्थ क्रिया के उदाहरण हैं। अगली क्रिया है कृदंत क्रिया। दोस्तों, हमने क्रिया से के चैप्टर में जो शुरू किया उसमें हमने जिक्र किया था कि संस्कृत की धातु में ना प्रत्यय लगा के क्रिया का निर्माण होता है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ना के अलावा अगर कोई प्रत्यय जोड़े तो उसमें क्रिया बनती है कि नहीं बनती है। हाँ दोस्तों, अगर ना के अलावा अगर हम कोई उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे धातु में और वो क्रिया का काम करती है, क्रिया की तरह व्यवहार करती है, तो वो क्रिया जो है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। हाँ दोस्तों, यानी कि धातु में ना प्रत्यय के अलावा अगर कोई प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला शब्द क्रिया बनता है, क्रिया की तरह व्यवहार करता है, तो हम उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। और वो प्रत्यय जो होती है वो कृत प्रत्यय कहलाती है। जैसे ये देखो, चल में आ जुड़ा, चला हो गया, चल में एगा जुड़ा, चलेगा हो गया, चल में ता जुड़ा, चलता हो गया। तो ये जो सारी ये जो है ना, ये कृदंत क्रियाएं होती हैं। दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं कि धातु में आ, एगा, ता आदि ये प्रत्यय जुड़े, ना के अलावा ये प्रत्यय जुड़े, और प्रत्यय जुड़ने के बाद में ये जो ये शब्द बने, ये क्रिया की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो एक बात सिद्ध हो गई है कि ना के अलावा भी धातु में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो क्रियाएं बनती हैं, और वो क्रियाएं जो है ना, वो कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। अपनी अगली क्रिया है नाम धातु क्रिया। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं, विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा क्या है? जगत में जितने भी नाम हैं सबके नाम। सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, यानी नाम के, यानी सबके नाम, इस नाम के भी नाम, सबके नाम हो गए। विशेषण है इन दोनों की विशेषता बताता है, यानी इनकी बड़ाई करता है। तो तीनों जो है ये शब्द हैं, ये तीनों विकारी शब्द हैं, ये एक नाम के ऊपर सहमत हैं। और क्रिया क्या है? दोस्तों, ये हम भली भांति जानते हैं कि क्रिया धातु से बनती है, लेकिन मान लो अगर नाम के अगर कोई प्रत्यय लग जाए और वो सार्थक शब्द क्रिया की तरह व्यवहार करे तो क्या होगा? हाँ दोस्तों, इस नाम के यानी कि सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के कोई प्रत्यय लगता है और वो क्रिया की तरह व्यवहार करता है, तो वो जो है वो क्रिया है, वो क्रिया शब्द बनेगा, क्रिया शब्द की तरह व्यवहार करेगा, वो क्रिया शब्द है, नाम धातु क्रिया कहलाता है। यानी नाम धातु क्रिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? संज्ञा,
सर्वनाम विशेषण प्लस प्रत्यय और वो क्रिया बनेगी और वो क्रिया शब्द बनेगा, वो नाम धातु क्रिया कहलाएगा। यही इसकी परिभाषा है। देखिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनता है वह शब्द यदि किसी क्रिया की तरह व्यवहार करता है तो वह नाम धातु क्रिया कहलाता है। सीधा सिंपल सा है, ज़्यादा आपको इसमें गहराई से यानी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी जो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, इनके प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनता है और वो क्रिया की तरह व्यवहार करता है तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। वो क्रिया होगी और वो क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाएगी। कैसे? उदाहरण देखिए, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुख से दुखाना, चिकना से चिकनाना, अपना से अपनाना, ये आदि सारे जो है ये जो है नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब अपना अगला प्रकार आता है काल के आधार पर। दोस्तों, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। तो 3 प्रकार, तो जाहिर सी बात है कि क्रिया भी 3 प्रकार की होंगी, यानी वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इसमें हम थोड़े ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि काल अगर समझ में नहीं आएगा ना तो ये क्रियाएं जो समझ में नहीं आएंगी, हम अगले चैप्टर यानी काल वाले चैप्टर में इसकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, यानी वर्तमानकालिक क्रिया कौन सी होंगी, भूतकालिक कौन सी होंगी और भविष्यकालिक क्रिया कौन सी होंगी। वर्तमानकालिक में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ये आएंगे। भविष्य भूतकाल में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़ा होगा, पढ़ रहा होगा। इसमें भविष्यकाल में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, संभव है पढ़े आदि ये इसमें ये आती हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्यारा चैप्टर है। अब प्रत्येक शब्द के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि हर शब्द है ना अपनी परिभाषा, अपना अर्थ अपने अंदर समाये हुए रखता है। तो आप इसमें रटने की कोशिश मत करना, जो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना और समझने की कोशिश करना। दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में आपसे फिर मधुर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।